आज वो नहीं आया शायर, हाँ शायर यार, अच्छी शायरी करता है वो। क्या नाम है उसका? चलो हरे कृष्णा, नव्या, ये रहा, यही है ना? और बेटा 2 4 5 शायरी और लिख, जोरदार लिखता है तू। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करवानी। नव्या, उस दिन अच्छी अच्छी शेर व शायरी सुनाई तूने। चलो नहीं नहीं, सुन लिया सुन लिया। आप पर भी ये है एक, तो बेटा तूने सुनाई तो नहीं उस दिन तो। हरे कृष्ण। सर कल ही लिखी है, अरे वाह। चल फिर कल सुना देना जब आए। वैसे तो अब तो क्या ही आएगा, अब पढ़ाई लिखाई कर, फिर बाद में। चलो बेटा, कल हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? अकाउंटिंग। बेटा चल तो रही है मैराथन। कल हम लोगों ने बात की थी रिलेटेड। अभी भी आप लोगों को पढ़ना नहीं है, खाली क्लासेस देखनी है क्या? बेटा पढ़ाई लिखाई में लग जाओ, सब ये है, क्लास ही है। अब क्लास लो और लग जाओ। अब कितना समय रह गया? बेटा ये बताओ, कल हम लोगों ने अब बेटा बातचीत में रिलेटेड पार्टी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 ने स्टार्ट किया था, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। बताओ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स क्या थे? अगर दो एंटिटी, अगर कोई एंटिटी, बताओ हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी की क्या है? रिलेटेड पार्टी। तो इन दोनों के बीच हुए ट्रांजैक्शंस को हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, ये हमने बात की थी। तो हमने बात की थी कल रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करने के रूल एंड रेगुलेशन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में प्रिस्क्राइब किए गए। तो रिलेटेड पार्टी रिलेशन, बताओ रिलेटेड पार्टी रिलेशन कब होगा? यानी रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस एंड अदर एंटिटी के बीच एक रिलेशन कब होगा? जब या तो कंट्रोल एस्टैब्लिश हो या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश हो। कल हमने बात की थी, यहां पर रिलेटेड पार्टी रिलेशन का मतलब केवल कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब कंट्रोल का मतलब क्या है वो आप लोग जानते हो, बाकी मैंने आपको बता दिया था, आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास शेयर मोर देन 50% है, आप बीओडी को कंपोज करने की पावर रखते हो, आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है प्लस पावर टू डायरेक्ट है, आप किसी भी कंपनी की ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी बात है। ऐसे ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपके पास मोर देन 25%, लेस देन 50% राइट्स है। तो चलो वो तो एक नॉर्मल सा डिस्कशन था। फिर इन्होंने कहा हाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं। यहाँ तो एंटिटी पर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दो या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर दो, तो बताओ क्या होंगी वो? रिलेटेड पार्टी। जो ये एस्टैब्लिश करने की ताकत रखती हैं वो रिलेटेड पार्टीज होंगी। फिर भी इसने बताओ क्या बताया था? पैरा नंबर 3 ऑफ AS 18, या उसको छोड़ दो, AS 18 ने बेटा 5 रिलेशंस डिस्क्राइब किए हैं
जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे, ये 5 रिलेशन। तो बताओ ए टू ई, ये यहां पर ये हो गया आपका ए टू ई। मुझे बताओ, हम लोगों ने कल इनके, मैंने आपको क्या बताया थे, वो आप चार्ट्स बना के भी समझा दिया था, वो आपको एक बार देखना है। ये थियोरेटिकल आ सकता है, डिस्क्राइब रिलेटेड पार्टी रिलेशंस एज पर रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपको ये रिलेशंस लिख कर आने हैं, तो थियोरेटिकल याद करना है। और दूसरी चीज, हो सकता है कोई इस पर केस बनाकर पूछ लिया जाए। जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, तो उसको हमने डिस्कस भी किया था। तो उसमें उन्होंने बता रखा ए का ये है, बी का वो है, तो उस हिसाब से आप रिलेशन को ड्रॉ करके, इसीलिए मैंने कल बताओ यहाँ पर क्या करना बताया था आपको, रिलेशन को थोड़ा सा ड्रॉ करना बताया था। ए में क्या बोला है, बी में क्या बोला है, तो अकॉर्डिंगली आप रिलेशन को ड्रॉ करके भी काम चला सकते हो। नेक्स्ट, अब मैं दोबारा इनको रिपीट नहीं कर रहा, मैं कल लिखवा के अच्छी तरह से काफी लंबे समय तक बता चुका। दूसरा पॉइंट नंबर हमारा 1 2 3 4 5 है, शायद 6 है। पॉइंट नंबर 6 है हमारा, पॉइंट नंबर 6, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ए सेट इन द फॉलोइंग डीम्ड नॉट टू बी रिलेटेड पार्टी। आ गया समझ में? बेटा ये बताओ, ए टू ई में जो रिलेशन नहीं है, ए टू ई में ऊपर जो ए टू ई में रिलेशन डिस्क्राइब नहीं है, बताओ वो क्या है? वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। आ गया? तो लेकिन यहां पर क्योंकि इसने खुद ने कुछ पॉइंट बता रखे हैं, तो बताओ क्या बनता है? एक क्वेश्चन बनता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डीम्ड नॉट टू बी रिलेटेड पार्टी। आप ये बताइए कौन सी रिलेटेड पार्टी नहीं है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हालांकि उसने कहा कि इन 5 के अलावा सारे रिलेटेड पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने खुद ने भी 2-4 एग्जाम्पल देकर उसने समझाने की कोशिश की है। तो बेटा ये बताओ हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि ये रिलेटेड पार्टीज नहीं है एज पर अकाउंट। हालांकि इनकी कोई जरूरत नहीं थी, वो बोला ये रिलेटेड पार्टी है, इसके अलावा कोई भी रिलेटेड पार्टी रिलेशन होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। तो बेटा ये अपने आप में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द A18 डीम्ड नॉट टू बी रिलेटेड पार्टीज, ये नहीं है। नंबर 1, 2 कंपनीज सिंपली बिकॉज दे हैव डायरेक्टर इन कॉमन। बेटा 2 कंपनी में डायरेक्टर कॉमन है, तो बताओ क्या है? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में कोई राम कॉमन डायरेक्टर है, दोनों कंपनी में डायरेक्टर है, तो बताओ क्या ये रिलेटेड पार्टी है? नहीं, ध्यान रखना रिलेटेड पार्टी नहीं है। लेकिन उसने एक एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या बोला है? अनलेस द डायरेक्टर इज एबल टू, बोलो आ गया समझ में? बेटा एक चीज और ध्यान रखनी, खाली डायरेक्टर वर्ड है नहीं, हाँ 2 कॉमन डायरेक्टर है मतलब नहीं है, लेकिन डायरेक्टर भी तो कई तरह के होते हैं। एक तो होता है बेटा स्लीपिंग डायरेक्टर, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, डायरेक्टर तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। और एक था KMP, की मैनेजर पर्सन, बट डायरेक्टर है लेकिन वो सारे डिसीजन उसके पास है। तो डायरेक्टर इन कॉमन के बिहाफ पर बताओ आप कभी भी क्या डिसाइड नहीं करो। हाँ अगर बताओ मैं कहूं 2 कंपनी में KMP कॉमन है, बोलो बेटा KMP कॉमन है तो वो रिलेटेड पार्टी है। लेकिन मैं डायरेक्टर बोल रहा हूं तो ओनली डायरेक्टर्स में डिसाइड, KMP बोलते ही बताओ इसका मतलब क्या है? वो बेटा वो पॉलिसी मेकिंग में KMP की मैनेजर पर्सन का मतलब ही है कि वो पॉलिसी मेकिंग में एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन मैं जब डायरेक्टर बोलता हूं तो मैं हर बार ये नहीं बोल रहा होता कि वो पॉलिसी मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसीलिए आप केवल इस बिहाफ पर, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्लियर कर दिया, कोई भी 2 एंटिटीज इस बिहाफ पर रिलेटेड नहीं हो सकती कि उसमें डायरेक्टर्स कॉमन है। क्लियर है? डायरेक्टर्स कॉमन है। तो लेकिन उसने एक ब्रैकेट में क्लेरिफिकेशन दे दिया, बेटा ये क्लेरिफिकेशन है बेसिकली, अनलेस द डायरेक्टर इज एबल टू अफेक्ट द पॉलिसीज ऑफ बोथ द कंपनीज इन देयर म्यूचुअल डीलिंग। बेटा जब वो दोनों कंपनी की डीलिंग करवा रहा है तो बताओ पॉलिसी को अपने अकॉर्डिंगली बना सकता है, बिगाड़ सकता है, तो फिर बताओ वो क्या है? बोलो रिलेटेड पार्टीज। तो आप लोग जब भी बोलेंगे ना कॉमन डायरेक्टर्स, तो आप बताओ कि भाई कॉमन डायरेक्टर कभी भी रिलेटेड पार्टीज क्रिएट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस, जब तक वो पॉलिसी मेकिंग को इफेक्ट नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है बी पॉइंट?
सिंगल कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है ना। एंटरप्राइज ट्रांजैक्ट अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस, नॉट, जिसके पर आपका बताओ क्या है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, लेकिन वो क्या नहीं है, रिलेटेड पार्टीज नहीं है। बेटा आपकी एंटिटी है कोई, मैं बार बार बोल रहा हूं, हम रिपोर्टिंग एंटिटी की बात करें, हमारी एंटिटी है कोई एक्स लिमिटेड। अब बताओ एक्स लिमिटेड में क्या है, जल्दी से बोलो। अरे एक सिंगल कस्टमर है, बताओ एक ही कस्टमर है एक्स लिमिटेड का, हमारी एंटिटी है जो रिपोर्टिंग एंटिटी जो एक्स लिमिटेड है, बताओ उसका एक ही कस्टमर है केवल, यानी सारा का सारा गुड्स हम किसको सेल करते हैं, बेटा राम को ही सेल करते हैं सारा का सारा गुड्स। तो बताओ हमारा सारा का सारा इकोनॉमिक डिपेंडेंस किस पर है, बेटा हमारा 100% प्रोडक्शन या सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन, मतलब 95 मोर देन 90% प्रोडक्शन कौन परचेज कर लेता है, ये, बाकी थोड़ा मोटा इधर उधर हम कर देते हैं। तो बताओ हमारा सारा प्रोडक्शन इसके मिस्टर राम के पास जाता है, तो ये हमारा एक सिंगल कस्टमर है जो हमारा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन परचेज कर लेता है। तो बताओ हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, हाँ। क्या रिलेटेड पार्टी है, नहीं, ध्यान रखना रिलेटेड पार्टी नहीं है भाई। रिलेटेड पार्टी के लिए क्या चाहिए, कंट्रोल, और ये बेचारा क्या कर सकता है, अच्छा हद से हद बताओ, ये अगर हमारा एक ही कस्टमर है तो क्या कर सकता है, प्राइस कम करा सकता है भाई। 100 रुपए की चीज हो सकता है 99 में परचेज कर ले, इससे हमारी पॉलिसी मेकिंग को इफेक्ट कर। ध्यान रखना कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब, पॉलिसी मेकिंग में आप इंटरफेयर करने की ताकत रखते हो तो आप रिलेटेड पार्टी बनोगे। ये कौन सी पॉलिसी मेकिंग कर लेगा, सिंगल कस्टमर, सिंगल सप्लायर। अब उल्टा कर लो इसका, आपकी एंटिटी के पास सारा रॉ मटेरियल किसी एक ही आदमी से आता है। अब बताओ वो एक ही आदमी अगर हमें रॉ मटेरियल, क्योंकि वो अच्छी किस्म का रॉ मटेरियल हर जगह मिलता नहीं है, बताओ अगर वो रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद कर दे तो हमारे प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंस तो है, लेकिन अगेन वो किस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, बेटा पॉलिसी में कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है। हाँ वो नहीं देगा तो दिक्कत आएगी हमें, लेकिन वो चाहे हमारी पॉलिसी बदलवा दे, पॉलिसी पॉसिबल नहीं है हम बदल दे। आ रहा है बात समझ में। सिंगल फ्रेंचाइजी, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर, एक ही आदमी जो प्रॉपरली हमारा, तो कहने का मतलब यह है, ये जो इसने यहां पर कुछ एग्जांपल दिए, बताओ ये कौन है, कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये हमें कंट्रोल या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि ये हमारी पॉलिसी मेकिंग में कोई भी रोल प्ले नहीं करते, दैट्स अ रिलेटेड पार्टी नहीं है। चले आगे, सी पॉइंट, द पार्टीज लिस्टेड बिलो, बोला हम कुछ पार्टीज नीचे बता रहे हैं, ये फाइनेंस प्रोवाइडर्स। बेटा फाइनेंस प्रोवाइडर्स कौन है, जिन्होंने लोन दिया है। अच्छा जिन्होंने लोन दिया, फिर आपका इकोनॉमिक डिपेंडेंस तो है कहीं ना कहीं, लेकिन बताओ क्या ये आपकी पॉलिसी मेकिंग में, बेटा नहीं, इनको तो किससे मतलब है, अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से, टाइम से दे दो बात खत्म, इनको मतलब क्या है कहां से। बेटा किसी का आपने लोन लिया है, आप जेन्युइन रिसोर्सेज से कमा के देते हो या फिर इलीगल तरीके से कमा के देते हो, उसकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने तो पैसा लिया है। तो वो बताओ केवल और केवल किस में इंटरेस्टेड है, वो बोलेगा भाई मेरा पैसा और मेरा ब्याज देते समय पर, बात खत्म। मुझे नहीं पता कहां से पैसा लाएगा, हम नहीं बोलते किसकी जेब काट के लाता है, हमें मतलब नहीं, हमें तो हमारा पैसा चाहिए। तो इसका मतलब इन लोगों के कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट लिमिटेड होते हैं, हमारी पॉलिसी मेकिंग में इन लोगों का कोई रोल नहीं होता है। आ रहा है समझ में। जैसे ट्रेड यूनियंस, बताओ ट्रेड यूनियंस, भैया बोनस टाइम पर मिले एम्प्लॉय वर्कर्स को, सैलरी सही मिले, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट प्रॉपर तरीके से हो, एज पर लॉ हो, ग्रेजुटी, पेंशन, समझ में आ रहा है, इनके इंटरेस्ट अलग तरह के। पब्लिक यूटिलिटी, बेटा पब्लिक यूटिलिटी जो वाटर, आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड है, वाटर सप्लाई बोर्ड है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत से और भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो ये बताओ ये जो पब्लिक यूटिलिटी डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, इनको क्या चाहिए होते हैं अपने, बेटा बिल समय पर चाहिए होता है, इनको कुछ लेना देना नहीं। आप कहाँ से पैसा बिल, आज बिजली का बिल आप किस फंड से, लीगल या इलीगल तरीके से कम अर्निंग मनी से पे कर रहे हो, उनको क्या लेना देना। नेक्स्ट गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए होते हैं। तो कहने का मतलब इतना सा है, ये लोग A B C में जो लिस्टेड हैं, ये लोग बताओ क्या करते हैं,
कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल हमारी एंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इनसे हमारा इकोनॉमिक लेना देना चलता रहता है, लेकिन ये रिलेटेड पार्टीज नहीं होते, क्योंकि ये ना तो कंट्रोल, उन्होंने पहले कह दिया कि रिलेटेड पार्टी होने के लिए कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कहने का मतलब है हमारी पॉलिसी मेकिंग में जो आदमी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। केएमपी कौन है बताओ बेटा? पॉलिसी मेकिंग करने वाला आदमी, ठीक है ना? तो वो कहीं ना कहीं रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि अगर उसे दूसरी एंटिटी से बेनिफिट हो रहा है तो वो पॉलिसी ऐसी बना देगा जिससे हमारी एंटिटी को उसे ट्रांजैक्शन करना पड़े, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन नंबर एक और कंप्लीट। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, क्लियर है? चलो एक बात, ये बेटा थ्योरेटिकल है तो याद कर लीजिएगा ना। अगला पॉइंट रिलेटेड पार्टी, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, या फिर आपका जो भी निकल कर आ रहा है आप लोग लिख लीजिए बेटा। नेक्स्ट ये आ गया आपका रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। Related party disclosure required as let down in 18 do not apply in the circumstances where providing such disclosure would conflict the reporting enterprise duty on confidentiality as specifically required in terms of law or by regulated in similar component authority। पता AS 18 क्या बोल रहा है? बोला मैं क्या बोल रहा हूं, रिलेटेड पार्टी क्या करो, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर करो, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर करो, लेकिन उसने क्लियर कर दिया ये मेरे प्रोविजन उन सर्कमस्टेंसेस में डू नॉट अप्लाई इन सर्कमस्टेंसेस वेयर डिस्क्लोजर्स कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। आ रहा है समझ में? अगर AS 18 बोल रहा है मैं डिस्क्लोजर की बात तो करता हूं, लेकिन अगर ये किससे कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, लॉ से, तो फिर do not apply the provision of AS 18। फॉर एग्जाम्पल बेटा बैंकिंग कंपनी, बताओ बैंकिंग कंपनी क्या करती है? अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करती, नहीं बताती वो किसी को, क्यों बेटा? लॉ में RBI जो एक्ट बना हुआ है उसमें मेंशन है आप अपने कस्टमर की अच्छा आप अपने फादर के अकाउंट की डिटेल लेने जाओ, अगर आपको जानता है तो देगा, अदरवाइज वो आपको भी नहीं बताएगा। समझ में आ रहा है? जानता है तो एक अलग बात है, गुड फेथ में वो बता दे हाँ भाई उन्हीं का बेटा है, तो बैंक, हाँ लेकिन पुलिस वाले जाएंगे तो बेटा अगर वो प्रॉपर लीगल एक्शन ले रहे हैं किसी के तो उनको, क्योंकि एक्ट में मेंशन है आप एक्सेप्शनल सिचुएशन में जब कोई लीगल एक्शन हो रहा है किसी के अगेंस्ट तो आप बता सकते हो, अदरवाइज डिस्क्लोजर। तो AS 18 बोल रहा है अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि RBI के नॉर्म्स हैं, बैंक नहीं बताता, एक्सेप्ट कस्टमर वो किसी को नहीं बताता, हाँ एक्सेप्शनल सिचुएशन में वो डिस्क्लोज कर सकता है वही पुलिस के कहने पर या किसी रिलेवेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के कहने पर। ये बताओ मुझे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के कहने पर मुझे बताओ, अगर AS 18 ने साफ कह दिया कोई लॉ मना करता है कि AS 18 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, वो कॉन्फ्लिक्ट करती है हमसे, तो ये बोल रहा है मैं साइलेंट हो जाऊंगा आप लॉ को, क्योंकि कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोविजन किसको ओवररूल नहीं कर सकते बेटा? लॉ को ओवररूल नहीं कर सकते। AS के प्रोविजन, AS अकाउंटिंग गाइडेंस प्रोवाइड करता है, वो लॉ के वायलेशन की बात कभी भी नहीं करता। नेक्स्ट 9th पॉइंट, ये चीज दिमाग में रखने वाली है क्योंकि सब थ्योरेटिकल है, इसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन। साफ मना कर दिया। याद है आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे, उसमें म्यूचुअल डेब्ट कैंसिल किया था, P&L में आपने सेल परचेज कैंसिल किया था, तो साहब बोल रहा है भाई साहब क्या सेंस है बताओ? होल्डिंग कंपनी ने अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, उसमें बता दिया, उसने अपना सब्सिडी ने स्टैंड अलोन बताया, उसमें बता दिया, अब आप कंसोलिडेटेड में बता के कर क्या लोगे? उसे रिपोर्ट तो कर चुके। और दूसरा, होल्डिंग ने सब्सिडी से ट्रांजैक्शन किया तो बताओ क्या किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दिखाया और उसका अरे डिस्क्लोजर किया या नहीं किया? होल्डिंग ने पक्का डिस्क्लोजर किया होगा बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो दिखाया ही दिखाया, साथ में AS 18 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी बताई होंगी, ट्रांजैक्शन विद सब्सिडरी। समझ में आ रहा है? बी लिमिटेड जो सब्सिडरी है उससे ये ट्रांजैक्शन किए, ऐसे ही सब्सिडरी ने क्या किया होगा?
बेटा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो ट्रांजैक्शन दिखाए होंगे, और दूसरा फिर क्या किया होगा, AS 18 की ये ट्रांजैक्शन हुए विद होल्डिंग। तो उन्होंने अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलेटेड पार्टी रिलेशन और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज किया है। तो जब इनका कंसोलिडेशन किया जाएगा तो आपको इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन ये दिखाने की जरूरत प्रॉपर रिपोर्टिंग इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो चुकी है, विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आउटसाइड ऑफ फाइनेंशियल, कोई सेंस नहीं बनता। चलो आगे, अगला पॉइंट नेक्स्ट, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज एज रिगार्ड रिलेटेड पार्टी रिलेशन with other state control enterprise and transaction with such enterprise। ये बोल रहा है दो स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज क्या कर रही है, ट्रांजैक्शन कर रही है, तो बताओ क्या नहीं करना उन्हें, डिस्क्लोजर नहीं करना। बोलो आ गया। अब स्टेट कंट्रोल क्यों, बेटा गवर्नमेंट की एंटिटी है, अब बताओ वो क्या मैनिपुलेशन करेंगी, गवर्नमेंट का मानना है हम क्या कर लेंगे मैनिपुलेशन, सारा पैसा ही हमारा है। बताओ आपके फादर घर में पैसा लाए, ठीक है, खुद मेहनत से कमा के लाए 10 लाख रुपए, और आप फादर से हिसाब मांगोगे क्या, बेटा कोई मतलब ही नहीं है। उनसे हिसाब मांगने का फायदा क्या है। हाँ उन्होंने आपको दिए तो बताओ आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो, तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप हो सकता है पार्टी के लिए पैसा निकाल लो, दोस्तों को पार्टी देनी है, उसके लिए लौकी में 10 रुपए बढ़ा दो, आलू में 10 रुपए, समझ में आ रहा है, जो भी सामान मंगाया 5-5, 10-10 रुपए बढ़ाकर आप चीजों को मैनिपुलेट करो, तो आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। जब पैसा ही फादर का है तो फादर से हिसाब मांगना है। मेरे से तो आज तक किसी ने हिसाब नहीं मांगा, कितना पर्स में ले जाता हूँ, कितना रहता है, कितना ATM से निकालता हूँ, कितना विड्रॉ करता हूँ, समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि बेटा एंटिटी गवर्नमेंट का मानना है जब हमारे पास सारे टैक्सेस मनी आते हैं और हम पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो हम क्यों मैनिपुलेशन करेंगे। तो इसलिए स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज अगर आपस में डील करती हैं तो बेटा फिर वो, हालांकि आपको पता है गड़बड़ सबसे ज्यादा यही होती है, तो ये बोला हम डिस्क्लोजर ही नहीं देंगे, मजे करो। नेक्स्ट, तो ये कुछ बातें थी जो हमने समझने की कोशिश की। अब बेटा आ जाओ, यहां पर आ जाओ, पेज नंबर 1.68 डिस्क्लोजर ये बेटा याद होना चाहिए। डिस्क्लोजर ये देख लो यहां पर, ये पॉइंट नंबर 1 देख लो यहां पर, ये पॉइंट नंबर 1, ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट नंबर 10। इसमें ये 2 पॉइंट याद करोगे, 1 और ये 2, ये 2, ये थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आपके आरटीपी में देखोगे तो आपको दिख जाएंगे, ये 2, ये दोनों याद करना। डिस्क्लोजर, बताओ डिस्क्लोजर में क्या बोला हुआ है, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी एंड नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशन शुड बी डिस्क्लोज। अच्छा एक क्वेश्चन किया था कल हमने, बताओ आपने क्या उसमें किया था डिस्क्लोज, याद आ रहा है क्या, ये क्या है, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, ये क्या है, रिलेशन ऑफ द, नेचर ऑफ द रिलेशन क्या है, वो सब्सिडरी है या होल्डिंग है, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी। तो यहां पर वही चीज है, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी एंड नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशन, वेयर कंट्रोल एग्जिस्ट डिस्क्लोज, आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ whether or not there have been transaction between the related parties। बेटा irrespective of, उनके बीच क्या हुआ, कोई ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ। बोलो आ गया समझ में। ये क्वेश्चन आया हुआ है केस स्टडी बनकर कि एक्स लिमिटेड ने वाई, ऐसा मतलब क्वेश्चन था, एक्स ने वाई पर मोर देन 51% शेयर्स एक्वायर करके कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया एंड ड्यूरिंग द ईयर देयर विल बी नो ट्रांजैक्शन
बिटवीन दीज टू एंटिटीज, आ गया समझ में? देयर इज नो ट्रांजेक्शन बिटवीन दीज टू एंटिटीज, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 बताओ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्क्लोजर। तो मैक्सिमम बच्चों ने लिखा जब ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ तो डिस्क्लोजर नहीं होगा, तो आपको बताना है नहीं। In this case, as per recommendation of the accounting standard 18, disclosure requirements are: number 1, name of the related party; दूसरा, nature of the related party relations, irrespective of whether there have been transactions or not। गया दिमाग में? तो ये चीज दिमाग में रखना। हाँ, अगर ट्रांजेक्शन होगा तो बताओ फिर मुझे क्या होगा? नेम प्लस नेचर ऑफ रिलेशन तो बताना ही पड़ेगा, साथ में ट्रांजैक्शंस भी बताने पड़ेंगे, वो कौन से, बस इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है। तो अगर नहीं भी हुआ ट्रांजैक्शन तो बताना पड़ेगा। क्या चीज बेटा? ये बताओ, नेम और नेचर, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, आ रहा समझ में? आप नेम और नेचर बता दो ना। नेम कौन है? बी लिमिटेड, रिलेशन विद बी लिमिटेड, सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड, खत्म। अब सर इसे बताने से फायदा क्या? बताने से ये तो पता है ना रिश्तेदार घूम रहा बाजार में, इस साल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो अगले साल नोटिस करना ट्रांजैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। समझ में आ गया? मैं मस्त बैठा हूं और ये सडनली किसी साल ट्रांजैक्शन कर ले तो मैं कम से कम मैं अवेयर तो हूं कि इस साल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ये बताओ, आप यहां बैठे हो और मान लो आप जोधपुर के हो, यहां बैठे हो, किसी वो जोधपुर, अच्छा जोधपुर घूमने जा रहा है, मेरे रिलेशन वहां पर है, क्यों बता रहा है भाई? तू क्या घर रुकवाएगा? सब बताते नहीं बताते हम? अरे हमारा वहां रिलेटिव है वहां पर। हाँ, कोई दिक्कत, मतलब कहने का मतलब है कोई दिक्कत हो तो बता देना। हम कौन सा घर रुकवा रहे हैं, उस रिलेटिव को फोन कर रहे हैं खाना खिला देना। हम बता रहे हैं जिससे वो अलर्ट रहे, और अगर वहां जाता है और कोई जरूरत पड़ जाए तो भाई, अब जैसे कल वो बच्चे का फोन आया था, सर हरिद्वार, मैंने नंबर सेव कर लिया, मैं कौन सा उसके घर जाके रुकूंगा? उसने बोला लेकिन मैं कौन सा रुकने वाला हूं। लेकिन हाँ, वहां गया, मिला, भाई अच्छी जगह बता देगा रुकने की कौन सी, समझ में आ गया? कुछ घूमने की अच्छी जगह बता देगा, यहाँ जाना वहां जाना, तो बेनिफिट तो मिलेगा। तो बेटा ये बताना इसलिए जरूरी है कि आप अलर्ट मोड पर आ जाओ, हो सकता है आगे ट्रांजैक्शन हो, तो आप दिमाग में रखना। नेक्स्ट, तू भी ले ले नंबर, तेरे को चाहिए बेटा? दुबई वुबई तो मैं नहीं जा रहा, खैर हरिद्वार तो या तो पहले चला जाऊंगा वरना बाद में तो जाना है ही, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। ये पॉइंट दूसरा, इफ देयर हैव बीन ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पार्टीज ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशन, द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग। ये बोल रहा है, अब किसकी बात कर रहा है? ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांजैक्शन हुए बिटवीन रिपोर्टिंग एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टी ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस, लेकिन ध्यान रखना रिलेशन होना चाहिए। वो मार्केट में तो पहले से थी कंपनी है, लेकिन रिलेशन हर समय रहता है क्या? नहीं। आ गया समझ में? अगर एक कंपनी ए लिमिटेड है और एक कंपनी बी लिमिटेड है मार्केट में तो सालों से है, लेकिन ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के मोर देन 50% शेयर खरीद लिए, तो बताओ रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो रिलेटेड पार्टी रिलेशन एग्जिस्ट होने के बाद जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग। उनको क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? नंबर वन बताओ, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, अभी डिस्कस किया था हमने। दूसरा बताओ, नेचर ऑफ द रिलेशन, अभी डिस्कस किया है, चाहे ट्रांजैक्शन हो या नहीं हो, ये तो बताना ही बताना था। तो ट्रांजैक्शन हुआ तो भी ये बताना पड़ेगा आपको, नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशन, बोलो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन, क्या किया आपने? परचेज, सेल, लोन टेकन, लोन गिवन, आ गया समझ में? हायर परचेज एग्रीमेंट, फाइनेंस लीज पर कुछ दिया, क्या ट्रांजैक्शन किया वो आपको एग्जांपल बताना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन, आइदर इन अमाउंट और इन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन। वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन का मतलब समझ गए? अगर आपने परचेज किया तो
कितना परचेज किया, या तो आप उसे किस में बता दो, या फिर अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन परसेंटेज में बता दो, या फिर रेशो निकाल के बता दो कि हमारी टोटल परचेज का इतना, परसेंटेज में बता दो। एनी अदर एलिमेंट ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ और ऐसा हो, क्योंकि हम डिस्क्लोजर किस लिए करते हैं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कुछ और ऐसा लगता है जो आपको बताना चाहिए हमें जिससे अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो। नेक्स्ट, अगला आइटम, एनी अदर द अमाउंट और अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम इन बैलेंस शीट आफ्टर प्रोविजन। बेटा ये बोल रहा है रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड बताओ, कुछ हो सकता है आपके पास क्या हो, डेटर क्रेडिटर्स हो, तो अमाउंट और अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम पर्टेनिंग टू रिलेटेड पार्टी इन बैलेंस शीट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मैंने उनको कुछ भेजा, होल्डिंग ने सब्सिडी को 4 करोड़ का माल बेचा, तो बताओ बैलेंस शीट में बताओ कितने से मौजूद है, 4 करोड़ से ही, या कुछ उसने पेमेंट कर दिया है, क्योंकि ध्यान रखना रिलेटेड तो है लेकिन एट द सेम टाइम वो दोनों अलग अलग भी हैं। तो वो बैलेंस शीट में, मेरी बैलेंस शीट में 4 करोड़ से बताओ क्या आएगा, एज डेटर वो आएगा, ठीक है ना, तो वो 4 करोड़ से है, या उसने कुछ पेमेंट कर दिया, वो ड्यू अमाउंट बताओ। अगर मैंने कोई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स उस पर क्रिएट किया है तो वो मुझे बताना है। मेरी रिलेटेड पार्टी पर भी प्रोविजन बना सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बनाया है तो डिस्क्लोजर दो। अमाउंट ऑफ द रिटर्न ऑफ रिटर्न बैक, कोई अमाउंट आपने राइट ऑफ किया हो पहले और अब बताओ क्या हो गया, वो रिकवर हो गया हो, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन दो। इंफॉर्मेशन देने से होगा क्या बेटा, मैनिपुलेशंस खत्म हो जाते हैं। अगर आप मैनिपुलेशन कर रहे हो और उन्हें डिस्क्लोज कर रहे हो तो सामने वाला बेवकूफ थोड़ी है, तो मैं गड़बड़ करूंगा ही नहीं ना, क्योंकि अगर गड़बड़ करूंगा तो मुझे बतानी पड़ेगी, तो फिर मैं बेवकूफ थोड़ी गड़बड़ करूंगा। हाँ, गड़बड़ करने का स्कोप बढ़ कहाँ जाता है, जहां आप इंफॉर्मेटिव नहीं होते, जहां आपको इंफॉर्मेशन नहीं देनी वहीं आप गड़बड़ करने की सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो किसी के लिए, आपको किसी को इन्फॉर्म नहीं करना। बेटा आप लोग ये बताओ इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो आप पढ़ाई लिखाई, क्योंकि पता है आपको फेल हो गए तो आप रेस्पॉन्सिबल हो, आपके फादर आपका वेट कर रहे होंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है ये बातें, तो इसीलिए आप कई बार तो जाने अनजाने बताओ क्या करते हो, आप पढ़ाई करते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बताओ क्या देना है, आगे जाके जवाब देना है, तो इसलिए हम मेहनत करते हैं। और अगर मान लो पास हो गए तो बढ़िया बात है, हमने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया, फेल हो गए तो बेटा नेक्स्ट अटेम्प्ट तो देंगे, लेकिन उनको जवाब देने के बाद अब वो सेटिस्फाइड होंगे या नहीं होंगे उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि मौका तो पेरेंट्स को देना है। तो वही चीज यहां पर है, कंपनियां बताओ क्या कर रही हैं, जवाब दे रही हैं। अब आपने जवाब दे दिया, फिर बताओ कौन डिसाइड करेगा, इन्वेस्टर, कि उनको आपके सपोर्ट में रहना है या नहीं रहना, क्योंकि उनको लग रहा है कि गड़बड़ी की है तो क्यों सपोर्ट में रहेंगे आपके। हाँ लग रहा है जेन्युइन एफर्ट किया और उसके बाद भी हो गई गड़बड़, हो गई, कौन सी बड़ी बात है, हो जाती है तो फिर वो सपोर्ट में। तो इन्वेस्टर को हमने बता दिया ना भाई हमने ये किया है, अब देख लो तुम्हें हमारे सपोर्ट में रहना या नहीं रहना, तो वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे आपके सपोर्ट में रहना है या नहीं रहना। लेकिन आपने अपनी तरफ से बताओ क्या नहीं किया, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता था मुझे जवाब देना है, तो इसलिए हमने कोई मैनिपुलेशन किया ही नहीं, सारे ट्रांजैक्शन जेन्युइन हुए। तो ये बेटा हमारा एक डिस्क्लोजर था जो आपको पता होना चाहिए, और थियोरिटिकल अगेन मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, अगला पॉइंट नंबर 11, इस पर क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपका आया था, इस पर क्वेश्चन आया था तो ये देख लेना। रेम्युनरेशन पेड टू KMP should be considered as the related party transaction and requiring disclosure। अरे मैं बताओ एक रिलेटेड पार्टी किसको रेम्युनरेशन दे रही है, KMP को, तो बताओ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ। बेटा मैं रिपोर्टिंग एंटिटी है मेरी एक्स लिमिटेड और इसका KMP है राम, और ये मेरी एंटिटी राम काम कर रहा है, तो बताओ राम को क्या दे रही है, 1 करोड़ का रेम्युनरेशन दे रही है साल का, या जो भी दे रही है अमाउंट। तो बताओ ये डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
करना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते साहब एम्प्लॉय है तो सैलरी ले रहा है। अरे भाई साहब अगला क्या रखता है, पॉलिसी मेकिंग में इन्फ्लुएंस रखता है। अरे तो पॉलिसी बना देगा कि केएमपी को 50 करोड़ रुपए दो, केएमपी को 50 करोड़ रुपए दो। बोलो समझ में आ गया? इसका तो क्या जाता है पॉलिसी बनाने में। तो इसलिए बेटा अगर आप किसको दे रहे हो, केएमपी को दे रहे हो, तो बताओ, एक सेकंड, अगर आप केएमपी को क्या दे रहे हो, रेम्युनरेशन दे रहे हो, तो आप डिस्क्लोज कर दो। एक बात। दूसरी बात, इन केस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, भाई साहब कौन है, साफ लिख दिया उसने। अगर डायरेक्टर लिखता तो बताओ फिर मुझे क्या देखना पड़ता। हाँ वो अभी पढ़ा था हमने, डायरेक्टर इन कॉमन में मुझे देखना पड़ता है ये डायरेक्टर पावरफुल है या नहीं, फिर मैं यहां पर शायद कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था। ये बोला नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बीओडी आर नॉट रिलेटेड पार्टी, रेम्युनरेशन पेड टू देम शुड नॉट बी कंसिडर। बोलो आ गया समझ में? अगर नॉन एग्जीक्यूटिव, बेटा डायरेक्टर के केस में आपको लिखते हैं डायरेक्टर्स क्या नहीं होते, इन जनरल डायरेक्टर वी कैन नॉट से केएमपी। तो दैट्स व्हाई अगर जो रेम्युनरेशन पेड बाय द एंटिटी टू डायरेक्टर्स should not be treated as related party transaction and in this case there is no disclosure is required। गया क्या दिमाग में? लेकिन वहां पर मुझे एक कंडीशन लगा के लिखना पड़ता, अगर ये डायरेक्टर बताओ क्या होते हैं, पॉलिसी मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते, इन दिस केस दे आर रिलेटेड पार्टीज, है ना, और इन सच केस आपको वो डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। लेकिन वो तो स्कोप ही नहीं छोड़ा, उसने कह दिया साहब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, रेम्युनरेशन पेड बाय द एंटिटी टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इफ यस तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 बताइए। तो हमें बताना था, यही लिख के आ रहा था और यही उन्होंने आंसर भी लिखा था। केएमपी को दिया गया रेम्युनरेशन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगा तो उसका डिस्क्लोजर होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दिया गया रेम्युनरेशन क्या नहीं है, ये रिलेटेड पार्टीज नहीं है, तो दैट्स व्हाई ये आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, इसका डिस्क्लोजर नहीं देना होगा। चलो मैं आगे। तो ये बताओ क्या कंप्लीट हुआ, AS 18, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन तो वो था, ये 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, बाकी आप आरटीपी में देखोगे क्योंकि थ्योरेटिकल ज्यादा है इसमें। अब पढ़ते पढ़ते मुझे बताना ये किसकी बात कर रहा है, एन लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर 90 लाख टू जी लिमिटेड। बेटा कोई एन लिमिटेड है जिसने जी लिमिटेड को, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, बताओ क्या किया, सेल किया, समझ में आ गया, और बट ऑब्वियस है इसने परचेज किया, 90 लाख रुपए की इसने सेल की इन फाइनेंशियल ईयर 2010 एंड 11, 90 लाख रुपए की सेल की। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एन लिमिटेड ओन्स 100% जी लिमिटेड। इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो इसका एमडी है, बताओ क्या रखता है, 100% शेयर रखता है किसके, इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना, मैनेजिंग डायरेक्टर है किसका, किस पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट, द सेल्स वर मेड टू जी एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस फॉलोड बाय द एन लिमिटेड। ये बोल रहा है एन लिमिटेड ने जो जी लिमिटेड को सेल की है, बताओ किस प्राइस पर की है, नॉर्मल प्राइस, हालांकि कोई इनमें गड़बड़ नहीं हुई, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस पर। यानी अगर जी नहीं खरीदता कोई और भी खरीदता तो इसी प्राइस पर हम देते, ठीक है ना। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ द एन लिमिटेड कंटेन्स दैट दी सेल नीड नॉट टू बी रिक्वायर्ड डिफरेंट ट्रीटमेंट फ्रॉम द अदर सेल्स मेड बाय द कंपनी। अकाउंटेंट ये बोल रहा है ये जो सेल नॉर्मल सेल है इसका कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल सेल है, आ गया समझ में, जैसे औरों को की जाती है वैसे ही सेल है। हेंस नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। क्या बताओ वो सही है या नहीं, क्यों, क्या दिक्कत है, रिलेटेड पार्टी, पहली चीज तो बताओ ये रिलेटेड पार्टी है या नहीं। रिलेटेड पार्टी पता कौन है, जो ए बी सी डी और ई में आती है, याद है अभी पढ़ाए थे ABCD, रिलेटेड पार्टी वही होंगी और कोई नहीं होगा। अगर आप बोलो ये रिलेटेड पार्टी है, एन लिमिटेड और जी लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टी, तो बताओ ये किस पैरा में आ रही है,
ए बी सी डी ई किस में आ रही है? बोलो सारे बेटा, देखकर बता दो, नहीं समझ में आ रहा तो बोलो जल्दी। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों आप जवाब दो। नमन डी कहां से आ गया बेटा? अदिति डी कहां से आ गया? डी में क्या था? डी में नहीं आएगा नमन, डी में नहीं आएगा बेटा, ये ई में आएगा। पता है केएमपी, आप उसमें खाली इतना सा लिखा है रिलेटेड पार्टी और उसका केएमपी, अरे सॉरी रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस और उसका केएमपी। डी में तो ये लिखा है, यहां पर पता है क्या लिखा है? अगर आप यहां गौर कर रहे हो तो बेटा यहां पर ई लिखा है। ई में क्या था? एंटरप्राइज ओवर विच सी एंड डी एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। आ रहा है समझ में? ये एन लिमिटेड का एमडी है, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। एक आदमी एन लिमिटेड का एमडी है। मुझे बताओ, अगर एक आदमी मिस्टर राम एन लिमिटेड, बताओ आप किसके सीईओ अभी? एन लिमिटेड की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसका एमडी है, तो ये कौन है? केएमपी है। ये केएमपी है। अरे मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब जो सारी चीजें मैनेज कर रहा है, यानी की मैनेजर पर्सन है, ये केएमपी है। और बताओ अगर ये केएमपी है तो ये रिलेशन क्या बना? ये बना डी। ये रिलेशन थोड़ी आ रहा है इसमें। ये जो केएमपी है ये किसी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता हो, ये बेटा जी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या? ये तो बताओ क्या रखता है? कंट्रोल रखता है। अरे अगर हम तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से ज्यादा की बात कर रहे हैं, 100% शेयर एक्वायर करके बैठा है, तो बेटा ये तो रिलेशन था डी का, अब ये रिलेशन आ गया ई का। तो अगर कोई केएमपी जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस का केएमपी है वो किसी अदर एंटरप्राइजेस पर एक्सरसाइज करता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो बेटा रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस और वो अदर एंटिटी क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। तो आपने चाहे नॉर्मल किया या एबनॉर्मल किया, हमें फर्क नहीं पड़ता। डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं हम, कब बोल रहे हैं कि नॉर्मल करो तो डिस्क्लोजर मत देना, या एबनॉर्मल करो तो डिस्क्लोजर देना? हमने तो ये बोला ही नहीं पूरे उसमें, तो डिस्क्लोजर बनता है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, एंटरप्राइज ओवर विच ए केएमपी इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अरे गया दिमाग में, इसीलिए मैंने कहा था लिख कर क्या कर लेना, एक बार रिलेशन ड्रॉ कर लेना, तो आपको जज करने में आसानी होगी, वरना डायरेक्ट आप रिलेशन शायद जज ना कर पाओ। दिस इंक्लूड्स एंटरप्राइज ओन डायरेक्टर मेजर। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना। बेटा समझ में आया? जल्दी से बोलो। अब अदिति, राधिका, ठीक है ना? तो सबको AS 18 समझ में आया? ये AS 18 की कहानी खत्म हुई इसके साथ ही। चलो बेटा, हाँ अब हम मिलते हैं थोड़ी देर में दोबारा। हरे कृष्ण बच्चों, थोड़ी देर में मिल रहे हैं तो जाना मत।